तो क्लास प्रीवियस लेक्चर है जो उसमें हमने स्टार्ट किया था बिहेवियर ऑफ मटेरियल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा लेक्चर 1 था। ठीक है, इसमें हमने देखा मटेरियल्स एटम के बने होते हैं। एटम खुद में एक डायपोल है। तो क्लास अब हमें ये देखना है, अगर मेरे पास कोई मटेरियल है, उसको मैं एक्सटर्नल फील्ड में रखूं तो उसके अंदर जो फील्ड होगा वो घटेगा, वो बढ़ेगा, वो कम होगा, ज़्यादा होगा, और उसके पॉसिबल रीजंस क्या क्या हैं। तो इतना सा काम करना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक डायपोल लेंगे। हमें ये पता है कि जो मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, मटेरियल वो मैग्नेटिक डायपोल्स का बना हुआ है। तो पहले यही समझ लेते हैं कि अगर मैग्नेटिक डायपोल को मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो उसके साथ क्या होता है, और क्या मैग्नेटिक डायपोल का खुद का भी फील्ड होता है। ठीक है, तो क्लास यहाँ पे देखिए, मैंने एक एटम को एज मैग्नेटिक डायपोल रिप्रेजेंट किया है, और मान लेते हैं ये जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है ये है आई, और यहाँ पे मैंने सबस्क्रिप्ट लगा दिया है आई। तो ये इंट्रिंसिक करंट है, और इसकी वजह से जो फील्ड होगा इस एटम का, मैं उसको लिख लेता हूँ बी आई। समझ पा रहे हैं? तो स्मॉल एक एटम की वजह से स्मॉल इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, जब आप इस एटम को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, और जो एक्सटर्नल फील्ड है, तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो फील्ड है ये इंट्रिंसिक है, ये इंट्रिंसिक है, और ये नेचुरल है। ठीक है, ये नेचुरल है, मैग्नेटिक मटेरियल का अपना खुद की वजह से है ये। ठीक है, तो अब अगर मैं इस डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखता हूँ तो क्या होगा, देखिए। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड है मैं उसको रेड कलर से रिप्रेजेंट करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है जो मैंने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है, और इसी में हम अपने मैग्नेटिक डायपोल को रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये अपना डायपोल है और इस डायपोल का खुद का भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब जब इस डायपोल को आप एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर सम होगा। तो अब वेक्टर सम ड्रा करने के लिए आप एक बात को समझें, जो ये सेंटर है हमारा डायपोल का, यहाँ पर जो नेचुरल डायपोल में चार्ज के सर्कुलेशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है अपना राइट लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, अगर मैं मान लूँ ये मेरी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, एक्स कैप डायरेक्शन है, तो आपका जो बी है सेंटर के ऊपर, ये भी आपका एक्स कैप के अलोंग है, और आपका अप्लाइड फील्ड है उसकी फील्ड लाइन भी इसी डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीरियर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब डायपोल के बाहर आके देखो, डायपोल के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, टॉप पे देखो ये इस डायरेक्शन में रन कर रही हैं। ठीक है, तो जो नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड है डायपोल के बाहर है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग नहीं है, और बिल्कुल टॉप पे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, यहाँ पर भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। इन द सेम वे अगर मैं इस फील्ड लाइन को भी क्लोज करूँ, क्लोज क्यों, क्योंकि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो क्या होती हैं, क्लोज लूप होती हैं। तो देखिए, अब अगर मैं इसको भी क्लोज करूं तो ये देखिए ये कुछ इस टाइप की बनेगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे यूँ रन कर रही हैं, यहाँ पे इस डायरेक्शन में
टॉप पे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। नेचुरल टॉप पे नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसमें ये एक समझने की बात थी। और एक इसमें ये समझना है कि जो आपके डायपोल्स है ना, अब इसमें तो जो हमारी मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ, यानी कि ये वाली डायरेक्शन होगी। देखो ये डायरेक्शन होगी हमारी एम की डायरेक्शन, ठीक है ना। तो बट ये ज़रूरी तो नहीं, एक बात और समझने की, यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ एक बार, क्योंकि इसको थोड़ा रोटेट करके देखेंगे। एक मिनट रखते हैं इसको। अब एक काम करते हैं, हम इस डायपोल को रोटेट करके देखते हैं और फिर ये देखेंगे कि क्लास ये रोटेट नहीं हो पा रहा, ठीक है, बट मैं इसको समझाता हूँ आपको। तो अब देखिए, अब हमें जो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो हम यहाँ पे ड्रा करने की सोचते हैं, कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये जो अप्लाइड फील्ड है इसको कॉपी कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमें इसके अंदर इंसर्ट करना है ये वाला फील्ड। तो यहाँ पर देखिए, जब मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ तो आपका ये जो एम है, एम ये वाला, ये रेड कलर का जो एरो है ये ब्लैक कलर के एरो के अलोंग है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर डायपोल के अंदर फील्ड आपका बढ़ जाना चाहिए। और यहाँ बाहर देखो, जो ब्लैक कलर की लाइंस हैं वो तो आपकी लेफ़्ट टू राइट हैं, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इंटरनल फील्ड की वजह से ये राइट टू लेफ़्ट हैं टॉप पार्ट पे, समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्सटर्नल पार्ट है डायपोल का, इसमें फील्ड लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, कम होगा। ऐसे ही ये जो डाउनवर्ड वाला साइड है इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, अंदर वाले में जो फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे बनाता हूँ अब। तो अब देखिए, अब डायपोल के अंदर तो आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्राउडी दिखा दिया। इसका मतलब क्या है कि अंदर इस डायपोल के, पर्टिकुलर डायपोल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो गया, अंदर बढ़ गया। बट बाहर हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ घटानी है, तो वो कैसे पता लगेगी आपको, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी क्लोज होती हैं तो इसका मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंगर है, तो इसलिए यहाँ पे क्लोज आ गई। और जहाँ पे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको यूँ दिखा सकता हूँ, यहाँ पे अगर दिखाऊँ तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, यहाँ पे इसको क्राउडी दिखा दिया, ठीक है। और बाहर की साइड इसको क्या दिखा दो, कम दिखा दो, ठीक है। या फिर अगर आपका इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है एज़ कम्पेयर टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो आपका एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। और फिर इनके बीच में गैप इतना नहीं रहेगा, क्योंकि ये डिक्रीज हो गया है अमाउंट, अब ये गैप हो जाएगा ज़्यादा। तो इसको यहाँ पे बना के दिखाते हैं। पहले गैप कितना है, देखिए इतना गैप है, इस गैप को बढ़ाइए, ठीक है। तो दूर ज़्यादा असर पड़ा नहीं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्सटर्नल फील्ड की दूर हैं उन पे ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं, बट यहाँ पे फील्ड लाइन्स हैं वो क्या हो गई, कम हो गई, समझ पा रहे हो। और ये यहाँ पर जो अंदर से पास हो रही है वहाँ पे क्राउडी हो गया, और यहाँ पर हो गई कम। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे आपका डायपोल था वहाँ पे फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। तो ये मैंने एक सिंपल सा केस लिया जिसमें हमारा जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है m, दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक
अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जो आपका मैग्नेटिक डायपोल है इसकी कोई और भी ओरिएंटेशन हो सकती थी। मान लो ये ओरिएंटेशन होती तो उस वाले केस में आपका जो मैग्नेटिक डायपोल है वो इस डायरेक्शन में ना हो करके, अब इसकी डायरेक्शन क्या होती, अब इसकी डायरेक्शन होती ये, और ये जो फील्ड लाइंस हैं फिर ये फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में रन करती। समझ पा रहे हो? ठीक है, बट ये अपना केस नहीं है फिलहाल। बट जो मैग्नेटिक डायपोल है उसकी ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उस चीज़ के ऊपर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगी। ठीक है, तो आपका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता लगा अगर B एंड M दे आर पैरेलल, मैं लिख देता हूँ इसको B एंड M। ठीक है, ये है आपका अप्लाइड वाला और ये मैग्नेटिक डायपोल, ये तो इंट्रिंसिक, इसी की वजह से आपका इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अगर ये पैरेलल हैं तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हो जाएगा आपका ज़्यादा, बढ़ेगा। अगर ये अपोजिट हैं, ठीक है, एंटी पैरेलल हैं, तो फिर जो आपका रिजल्टेंट फील्ड होगा वो आपका घट जाएगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इस तरीके से जो मटेरियल्स हैं, जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो एटम्स हैं उनकी जो ओरिएंटेशन है उसका भी इम्पैक्ट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर पड़ता है। क्लियर? ठीक है, तो अब हम ये जो मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है किसी भी मटेरियल के अंदर, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की टर्म में। क्लियर? ठीक है, तो अब देखिए ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ MI की टर्म में। क्लियर? ठीक है, तो अब ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जिस मटेरियल में प्रोड्यूस हुआ है उस मटेरियल का कोई साइज होगा, उसने कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूँ और ये आपको देगा मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर बेसिकली क्या होता है, दिस इज़ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डेंसिटी है ये। ठीक है, चलो अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है कैपिटल M, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए। तो ये देखिए मैग्नेटिक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमने ऊपर फाइंड आउट किया हुआ है और इसकी यूनिट है हमारी, ये देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, करंट इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो यूनिट होंगी, डायमेंशन होंगी, दोज विल बी एम्पियर, करंट की तो एम्पियर होगी और एरिया की होगी मीटर स्क्वायर। तो अगर डायमेंशन में इसकी निकालूं तो ये आ जाएगा मेरा एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट है। अगर अब मैग्नेटाइजेशन वेक्टर की यूनिट निकालें तो ये हमने बोला है कि ये आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यानी कि इसकी यूनिट हो जाएंगी हमारे पास एम्पियर मीटर स्क्वायर, और आपका वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम है आपका मीटर क्यूब। क्लियर? तो यहाँ से अगर इसकी डायमेंशन निकालें तो ये आ जाएगा A पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ हमने सोल्व कर ली है कि ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है, ठीक है, इसको अब हमें कनेक्ट करना है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले देख लेते हैं कि जो आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है,
अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इसमें एक टर्म समझेंगे हम, उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। आगे चलते हैं। देखिए अब एक टर्म और इंट्रोड्यूस कर लेते हैं यहाँ पे, एंड दैट इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, और ये जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है इसको हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब आप ये सोचिए कि ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ये किसी मीडियम में है, और उसी मीडियम में आपने एक मटेरियल को रखा है जिसके अंदर मैग्नेटिक डायपोल्स हैं, एटम्स हैं। ठीक है, तो मान लेता हूँ मैं ये जो मीडियम है इस मीडियम का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी वो फैक्टर होता है जो ये डिसाइड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी मीडियम को किस हद तक पेनेट्रेट करेंगी। ठीक है, तो ये एक्सटेंट ऑफ परमिएबिलिटी होता है, ये इसको बोलते हैं आप मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, यानी कि द एक्सटेंट अप टू विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अलाउड टू पेनेट्रेट ए मीडियम, तो उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अगर ये एयर है तो मैं इसको लिख दूंगा म्यू नोड। ठीक है, अब एक तो ये फैक्टर हो गया कि इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड कितना हो सकता है। दूसरा, अब देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका कोज क्या है, हमने न्यू कॉन्सेप्ट स्टडी किया था। देखिए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से प्रोड्यूस हुआ है, आई से। अब ये आपने जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है तो डेफिनेटली इसका जो कोज है वो क्या होगा, आई ही होगा, करंट होगा। ठीक है, जो कहीं फ्लो कर रहा है इन द सराउंडिंग, और उस सराउंडिंग में ही आप उस मटेरियल को रखते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल को। तो एक तो हो गया करंट। दूसरी बात क्या है, दूसरा है, अब अगर मान लो इस चीज़ को यूँ समझें, ये मेरे पास एक कोयल है, सोलेनोइड बना दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे आपने एक मटेरियल को रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो मटेरियल है ये मटेरियल कहाँ पे रखा हुआ है, दिस मटेरियल इज़ प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई सोलेनोइड, और सोलेनोइड में आपका करंट फ्लो कर रहा है आई। तो अगर ये करंट ज़्यादा होगा तो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है इस स्पेसिमेन के ऊपर वो फील्ड भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो, और दूसरी बात ये जो मीडियम है, अगर ये एयर मीडियम है, वाटर है, या कोई और मीडियम है, तो उस मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अप्लाइड मैग्नेट और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, और जो आपका बी है इन द सोलेनोइड, उसका रिलेशन हमारे पास आता है बी इक्वल टू म्यू नोड एन आई। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये है हमारा अप्लाइड फील्ड जो कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड आई करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एंड द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो अब अगर मीडियम चेंज होगा तो उसमें म्यू चेंज होगा, बट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन द सोलेनोइड एंड करंट दैट विल रिमेन द सेम। ठीक है, तो अब ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, बट ये जो फैक्टर है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दैट रिमेन द सेम, और इसी को आप बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो मुझे क्या पता लगा, मुझे पता लगा सोलेनोइड का मैंने एग्जांपल दिया, आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो मुझे पता लगा बी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाइड दिस इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स ऑफ एन आई। ओके, तो अगर ये वाला जो मेरा फैक्टर है इस फोर्स को मैंने बताया कि इसी फोर्स को आप क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। क्लियर? बिकॉज दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एच दिस इज इक्वल टू एन आई। ठीक है, these are the factors which compel the surrounding to get magnetized। ओके, और एक फैक्टर है आपका ये वाला। तो अगर मैं इसकी यूनिट्स की बात करूँ अब, तो ये है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे पास पर मीटर।
और ये है हमारा करंट, इसकी यूनिट होती है हमारी एम्पियर। तो अगर मैं इन दोनों को क्लब कर दूं तो मेरे पास एच की यूनिट आ जाएंगी, तो एच की यूनिट आ जाएगी हमारे पास एम्पियर पर मीटर। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो अगर मैग्नेटाइजिंग फोर्स से मुझे मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो मैं जिसमें मैग्नेटाइजिंग फोर्स लग रहा है उस मीडियम के मैग्नेटिक परमेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। ठीक है, क्लियर। और इसकी जो एच है, एच की यूनिट हमारे पास है एम्पियर पर मीटर। अब जो ऊपर फैक्टर हमने स्टडी किया था इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसकी यूनिट्स पे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास यूनिट्स क्या हैं, एम्पियर पर मीटर। तो एम की यूनिट मैग्नेटाइजिंग वेक्टर की यूनिट वैसी ही हैं जैसी आपकी मैग्नेटाइजिंग फोर्स की हैं, समझ पा रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैग्नेटाइजिंग फोर्स को मुझे बी ऑब्टेन करना है, तो यहाँ पर देखिए अगर मुझे बी ऑब्टेन करना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बी अप्लाइड दिस इज इक्वल टू म्यू एयर, क्योंकि एयर मीडियम में रखा हुआ है, ऐसा मान के चल रहे हैं हम, कोई और मीडियम भी हो सकता है। ठीक है, इनटू एच। ठीक है, तो मेरे पास क्या जाता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स को मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से मल्टीप्लाई किया तो अप्लाइड फील्ड आ गया। अब ये देखिए, अगर मुझे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और इस वेक्टर की हेल्प लेनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस यूनिट को किसकी डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दूँ कि मैग्नेटिक फील्ड बन जाए, तो वो म्यू की डायमेंशन से मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप क्या करेंगे, म्यू से मल्टीप्लाई कर दो किसको, एम को। क्लियर, दिस इज हाउ यू कैन ऑब्टेन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये 3 इम्पोर्टेंट पैरामीटर हैं, और इन तीनों इम्पोर्टेंट पैरामीटर का यूज़ करके अब हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल रखा है उसके अंदर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। क्लियर है। तो अब देखिए, आपने किस किस का वेक्टर सम निकाला है, आपने जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो, और एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का वेक्टर सम हम फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। तो मेरे पास है ये मेरा रिजल्टेंट है, ये मेरा रिजल्टेंट होगा। ठीक है, रिजल्टेंट फील्ड, और एक है मेरा अप्लाइड फील्ड, और एक है मेरा बी नेचुरल जो मटेरियल के अंदर है। ठीक है, तो जिसको मैं काउंट कर रहा हूँ इंड्यूस्ड फील्ड के टर्म में। ठीक है, तो अब देखो, अब इनका दोनों का वेक्टर सम आपको ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड बी, दिस इज इक्वल टू बी अप्लाइड का फॉर्मूला ये देखो यहाँ पे पढ़ चुके हम, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, दिस विल बी म्यू नोड इंटू एच। क्लियर। अब देखिए, अब रह गया आपका इंड्यूस्ड यानी कि बी इंड्यूस्ड, और यहाँ पे है हमारा म्यू नोड इंटू एम, तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर आ गया मेरा म्यू नोड एम। क्लियर। ठीक है, कई बुक में मैग्नेटाइजेशन वेक्टर एम को आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो, ये जो फील्ड है ये मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, दिस इज मीडियम में, ये उस मीडियम में है, ये उस मटेरियल में है। ठीक है, ये स्पेसिमेन के अंदर फील्ड है, डायपोल के अंदर, देखिए यहाँ पे। ठीक है ना, ये वाला फील्ड, इसकी बात हो रही है, स्पेसिमेन के जो अंदर है, यहाँ पे मैंने बनाया था, इस स्पेसिमेन के जो अंदर फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो। अप्लाइड फील्ड वो है जो यहाँ पे एयर मीडियम में है। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट है अपना। तो मैं इसको क्या लिखूँ, अब मान लेता हूँ जो मटेरियल है
उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है म्यू एम, ठीक है। तो मैग्नेटाइजिंग, अब ये जो बी इन द मटेरियल है इसको आप कैसे ऑब्टेन करेंगे, बी इन द मटेरियल मीडियम दैट विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम इनटू एच। तो इस तरीके से आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, क्लियर। तो अगर इन सब की वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, वी विल गेट म्यू एम एच, दिस इज इक्वल टू म्यू ऑफ द एयर इंटू एच प्लस म्यू ऑफ द एयर इंटू मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके। अब हम इसको अरेंज करेंगे एंड वी विल फाइंड अदर टर्म्स आल्सो। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ से हमारे पास ये चीज़ आई है, अब मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ एच से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड करना है इसको, डिवाइडिंग बाई एच, मैग्नेटाइजिंग फोर्स से इसको डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे बल्कि इसको म्यू नोड एच से डिवाइड कर दो, ठीक है, अप्लाइड फील्ड से ही डिवाइड कर दो। तो हमारे पास देखिए दोनों तरीके से इक्वेशन बनेंगे। यहाँ पे इस इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, ठीक है। इक्वेशन पहले देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इन द मटेरियल दिस इज इक्वल टू, ये है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड वो वाला जो आपने अप्लाई किया है, प्लस मैग्नेटिक फील्ड वो वाला जो इंड्यूस हुआ है। तो इसको मैं लिख देता हूँ बी इंड्यूस्ड, क्लियर। और इसको आप बी नोड से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यही है आपका बी नोड, दिस इज इक्वल टू बी नोड जो एयर में है, अप्लाइड वाला है, एंड बी अप्लाइड, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, बी अप्लाइड, क्लियर। अब यहाँ पे डिवाइड करें तो ये इक्वेशन क्या बनेगी इधर, तो ये दोनों का मतलब सेम ही है। तो यहाँ पर देखिए एच दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया म्यू एम बाई म्यू नोड, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू नोड से म्यू नोड कैंसिल हो जाएगा, एंड यू आर लेफ्ट विद कैपिटल एम डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। तो अब एक बार तो ये देख लेते हैं कि इसकी डायमेंशंस क्या हैं, ठीक है, और ये क्वांटिटी क्या है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वाली क्वांटिटी, ये। तो ये है हमारी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू आर से। एक एक चीज़ को समझते चलते हैं। ये है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू आर से। दिस इज इक्वल टू म्यू एम डिवाइडेड बाई म्यू नोड, ठीक है। इन दोनों का ये रेशो होती है। इतनी बात क्लियर। अब एक और बात, अब इसकी डायमेंशन भी चेक कर लेते हैं, क्या इसकी कोई डायमेंशन होगी। तो ये एक डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी है, बिकॉज ये सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ का रेशो है। अब यहाँ पर देखिए, अब जो ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी m बाई एच, इस क्वांटिटी को भी डिस्कस करेंगे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को आप साई से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे m लगा दिया मैंने, एंड दिस इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई h। तो ये किस किस का रेशो है, ये रेशो है हमारा मैग्नेटाइजेशन वेक्टर m एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इन दोनों का रेशो है। अब ये देखिए ऊपर दोनों की यूनिट देखते हैं क्या है। दोनों की यूनिट क्या थी हमारी,
एम्पियर पर मीटर, ये एच की यूनिट है, और एम की यूनिट है, ये भी क्या ही थी, एम्पियर पर मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारी एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, ठीक है। बट इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस है, देखिए इसके नाम से ही पता लगता है। मैं इसका नाम लिखता हूँ यहाँ पे, आप समझ जाएंगे फिर, और इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन ड्राइव कर ले। इसको बोल रहा हूँ मैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। ससेप्टिबल से ही बना है ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। यानी कि कोई भी मीडियम है, अप टू हाउ मच एक्सटेंट दैट इज ससेप्टिबल टू द मैग्नेटिक फील्ड, उस एक्सटेंट को आप क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्लियर? यानी कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल मीडियम को इतना ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाता है, चेंज कर पाता है, मॉडिफाई कर पाता है मैग्नेटिकली, उस एक्सटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से, ठीक है। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, फिजिकली दीज आर डिफरेंट क्वांटिटीज बट देयर मीनिंग इज फिजिकल मीनिंग इज ऑलमोस्ट द सेम। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई करता हूँ अब, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए इस इक्वेशन से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर, एक नई इक्वेशन। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, जो फर्स्ट फैक्टर है अपना वो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, देन 1 है, और फिर आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। तो इतनी कहानी सोल्व हो गई। अब हमें क्या देखना है, अब इसके बेसिस पे हम जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। ये कैटेगराइजेशन देखेंगे हम अगले लेक्चर में। तो आई होप द लेक्चर इज़ इंफॉर्मेटिव, और यहाँ से हमने लेक्चर 2 की शुरुआत की थी। तो दो लेक्चर इसमें हम फिनिश कर चुके हैं। ये हमारा पहला लेक्चर था जिसमें हमने स्टार्ट की थी। बेसिकली इसमें हमारा एक क्वेश्चन कवर होता है, और क्वेश्चन इज़ एटम्स आर मैग्नेटिक डायपोल। इसके ऊपर अगर कमेंट करना आ जाए तो आप पहले लेक्चर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरे में हमें ये पता लगता है कि जब आप किसी एटम को, मैग्नेटिक डायपोल को, किसी मटेरियल को, बेसिकली क्योंकि एटम्स ही मिलके आपका क्या बनाते हैं, मटेरियल बनाते हैं, जब उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर जो फील्ड है, उसके बाहर जो फील्ड है, और जो अप्लाइड फील्ड है, उनमें क्या कनेक्शन है, कैसे अप्लाइड फील्ड मॉडिफाई होता है, ठीक है। तो वो हमने इसके अंदर देखा, और 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स यहाँ पे हमने स्टडी की हैं, 3 इम्पोर्टेंट टर्म्स स्टडी की हैं। एक तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, एक मैग्नेटाइजिंग वेक्टर जिसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक हमने स्टडी किया रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ओके, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को अगर म्यू नोड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमें बताएगा म्यू एम, ठीक है। और एक हमने स्टडी किया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, अब अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक का एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर। इफ़ यू फाइंड माय लेक्चर्स इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू फाइंड any problem, then tell me, okay. And now we are going to end the lecture. Next lecture you will get soon. Thanks.